Hello, my dear students, welcome to IK सर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा यानी जैक के द्वारा मार्च 2023 से आयोजित की जाने वाली क्लास 12 की केमिस्ट्री की परीक्षा के क्वेश्चन पैटर्न, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एवं प्रॉपर रीजनिंग के साथ उनके आंसर की विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्लास 12 के 2023 का एग्ज़ाम जो जैक के द्वारा आयोजित की जाने वाली है उसके क्वेश्चन पैटर्न को देखें। इस परीक्षा में दो पार्ट होगा। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसका फुल मार्क्स 35 है। इसके लिए टाइम अलॉटेड 1.5 घंटा है और इसकी परीक्षा OMR सीट पर देनी होगी। इस ऑब्जेक्टिव पार्ट में टोटल 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, A, B, C और D। उनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और उस सही ऑप्शन को पेंसिल से डार्क करना होगा। पार्ट 2 की परीक्षा सब्जेक्टिव नेचर की होगी। इसका भी फुल मार्क्स 35 होगा और अलॉटेड टाइम पीरियड 1.5 घंटे का होगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा जिसमें 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस रहेंगे। 7 में से 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। टोटल 5 नंबर का जवाब देना है सेक्शन ए में। उसी तरह से सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी 8 से लेकर 14 तक यानी टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा। उसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। 7 में से 5, इस तरह से टोटल 15 मार्क्स का हुआ सेक्शन बी। सिमिलरली एक दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा और इनमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा। टोटल 15 मार्क्स, सब मिलाकर के 35 मार्क्स होगा। पार्ट 2 में जो सब्जेक्टिव नेचर का है, जबकि पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव नेचर का है, यह भी 35 मार्क्स का हुआ। दोनों के लिए अलॉटेड टाइम पीरियड सेम है, 1.5 घंटा, और ओवरऑल मार्क्स हुआ 70। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एवं रीजनिंग के साथ उनके आंसर की चर्चा करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ एटम्स in a body centered cubic, that is BCC unit cell of a monoatomic elementary substance is equal to 1, 2, 3, 4। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कोई एलिमेंट है जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है और इसका यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। किसी मोनो एटॉमिक एलिमेंट के बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या 1, 2, 3 या 4 होगी। तो सबसे पहले देखें हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल।
देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सिंपल क्यूबिक, इसके एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके एक यूनिट सेल में दो पार्टिकल्स होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके एक यूनिट सेल में चार पार्टिकल होते हैं, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में 6 पार्टिकल होते हैं। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में दो पार्टिकल होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन बी हुआ। बी वाले सर्किल को डार्कन करना होगा। अब हम लोग बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द परसेंटेज स्पेस occupied by spheres in a CCP unit cell in 3 dimension is cubic close packed unit cell में स्फेयर्स यानी पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाला स्पेस टोटल कितना परसेंट होगा। द परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by spheres or particles in a cubic closed packed unit cell in 3 dimension is 26%, 52.4%, 74% और 76%। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखें हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, जबकि बीसीसी यूनिट सेल में 68% स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में 74% स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में भी 74% 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड होता है पार्टिकल्स यानी स्फेयर के द्वारा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सीसीपी यूनिट सेल है, इसलिए आंसर होगा 74%। 74% सी इज करेक्ट आंसर। नाउ टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। The molarity of an aqueous solution containing 40 gram NaOH in 2 liter of solution is। एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर और उसमें 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है। किसी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वैसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट पानी हो, और इस सॉल्यूशन के 2 लीटर में 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 0.5 m, 1 m, 1.5 m एंड 0.75 m। Let us try to solve this problem. Molar mass of NaOH is equal to 40 ग्राम पर मोल। इसका अर्थ हुआ 40 ग्राम NaOH 1 मोल NaOH के बराबर हुआ। हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू N/V, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter. Here 1 mole NaOH is dissolved in 2 liter of the solution, and therefore the answer will be 0.5 mole per liter, that is 0.5 m, and therefore यहाँ पर सही आंसर है A, 0.5 m। अब हम लोग आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। The standard EMF of copper nickel cell will be, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टैंडर्ड कॉपर निकेल सेल का EMF इनमें से हो सकता है प्लस 0.59 वोल्ट, प्लस 0.09 वोल्ट, माइनस 0.59 वोल्ट या माइनस 0.09 वोल्ट।
इनमें से कोई एक आंसर सही है। साथ में दिया गया है निकेल हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.25 वोल्ट एवं कॉपर हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट। इस सवाल को हम लोग सोल्व करें। किसी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बराबर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड सेल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड सेल। राइट हैंड सेल पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर हाफ सेल का ज़्यादा है प्लस 0.34 वोल्ट, जबकि निकेल हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसलिए राइट हैंड सेल में स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल होगा, जबकि लेफ्ट हैंड सेल में स्टैंडर्ड निकेल हाफ सेल होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर हाफ सेल का प्लस 0.34 वोल्ट और निकेल हाफ सेल का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। इसको घटाने पर आंसर हुआ प्लस 0.09 वोल्ट। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी नंबर। इसके सर्किल को पेंसिल से डार्क करना होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। The catalyst used in Haber's process is आयरन, निकेल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और क्रोमियम। हम लोग जानते हैं कि हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से। इसमें आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर, 200 atm प्रेशर एवं 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पष्ट है कि अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम आयरन करता है, इसलिए सही आंसर एफ ही हुआ, ए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हेमेटाइट, कैसीटेराइट, डोलोमाइट एवं बॉक्साइट। हमको पता करना है कि इसमें आयरन का ओर कौन सा है। सबसे पहले हम लोग चारों ओर के केमिकल फार्मूला पर गौर करें। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, कैसीटीराइट का SnO2, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3 एंड बॉक्साइट Al2O3.XH2O. This X is variable which varies depending upon the source of bauxite. स्पष्ट है कि इन चारों अयस्क में आयरन प्रेजेंट है हेमेटाइट में, इसलिए आयरन का और हेमेटाइट हुआ, ए सही आंसर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, गिव्स एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट इनमें से किसको परिवर्तित करता है, गिव्स एनर्जी को, इंथैल्पी को, एक्टिवेशन एनर्जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। दिस इज रिएक्टेंट एंड इट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स यहाँ लिया गया है जबकि प्रोडक्ट यहाँ है, एंड दिस इज द पाथ ऑफ रिएक्शन। ब्लू लाइन है नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए। इसमें एक्स एक्सिस पर लिए हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जबकि वाई एक्सिस पर है गिव्स एनर्जी या इंथैल्पी। दिस इज नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन की शुरुआती अवस्था एवं अंतिम अवस्था को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट लेने पर सिर्फ पाथ ऑफ रिएक्शन चेंज करता है। इसमें पाथ थोड़ा सा लंबा हो गया और कैटलाइज्ड रिएक्शन जो रेड वाला लाइन है वो थोड़ा छोटा पाथ हो गया। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट के इनिशियल एवं फाइनल स्टेट को चेंज नहीं करता है, इसलिए गिव्स एनर्जी चेंज नहीं होगा, इंथैल्पी चेंज नहीं होगा।
हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होगा। और चूंकि गिब्स एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का संबंध होता है डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी चूंकि सेम है, रिएक्टेंट्स का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है कैटलाइज्ड एवं नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन में, इसलिए गिब्स एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। और गिब्स एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम रहेगा। इन तीनों में कोई चेंज नहीं। हालांकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन जो कम है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन जो ज़्यादा है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ जाएगा। द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन by providing an alternative path for it which requires lower activation energy. And now let us proceed. यहाँ पर सही आंसर हुआ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सा टर्म तापक्रम पर डिपेंड नहीं करता है? मोलारिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी। सबसे पहले इन चारों कंसंट्रेशन टर्म, ये चारों सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चारों का फार्मूला देखें हम लोग। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Molality, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Normality, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. And formality, number of gram formula mass of solute divided by volume of solution in liter. मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी में नीचे टर्म है, डेनोमिनेटर में टर्म वॉल्यूम है। वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा सॉल्यूशन का, इसलिए ये तीनों टर्म चेंज करेगा तापक्रम में चेंज करने के साथ साथ। लेकिन मोलरिटी के में मास है न कि वॉल्यूम। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सही आंसर बी हुआ। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, डाइल्यूशन डिक्रीजेज एंड नन ऑफ द एबव। किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा इनमें से क्या करने पर? डाइल्यूशन बढ़ाने पर, टेम्परेचर घटाने पर और डाइल्यूशन डिक्रीज करने पर। तो हम लोग देखें, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं सॉल्वेंट मिला करके, द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उतना अधिक होगा ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से। इसलिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयंस उत्पन्न करेगा। साथ में डाइल्यूट करने से इंटर आयनिक डिस्टेंस भी बढ़ता है। आयनों के बीच की दूरी बढ़ेगी और उनके बीच का अट्रैक्शन घटेगा। और इंटर आयनिक अट्रैक्शन घटने से आयन तेजी से मूव कर सकता है। एक तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है डाइल्यूट करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और यदि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस एंड डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं
तो आयन के बीच की दूरी बढ़ेगी, उनके बीच का अट्रैक्शन घटेगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। सही आंसर ए हुआ। एंड नाउ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। What is covalency of nitrogen in nitrogen pentoxide N2O5? N2O5 में नाइट्रोजन कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? 1, 2, 3 या 4? तो सबसे पहले हम लोग N2O5 का स्ट्रक्चर देखें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। इसमें स्पष्ट है कि नाइट्रोजन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 और 4। ये भी 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 होगी। सही आंसर 4 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स? कुछ आयंस दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन कलर्ड कंपाउंड्स बनाएंगे। स्कैंडियम ट्रिपल+, मैग्नीज 2+, जिंक 2+ एंड टिटेनियम 4+। हम लोग जानते हैं कि कोई कंपाउंड जनरली कलर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण, उसमें भी स्पेशली डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन संभव है जब डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो। कोई भी कंपाउंड जनरली कलर्ड होता है डी ट्रांजिशन के कारण, हमेशा नहीं, जनरली। और डी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाता है। यह तभी संभव है जब डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर के 9 तक हो। तो सबसे पहले हम लोग इन 4 आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे। स्कैंडियम ट्रिपल+ 3d0 है, मैग्नीज 2+ 3d5 है, जिंक 2+ 3d10 है एंड टिटेनियम 4+ 3d0 है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक भी नहीं है। डी ट्रांजिशन संभव नहीं है। इसमें भी संभव नहीं है क्योंकि डी सबसेल पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरा डी सबसेल भरा हुआ है, एक ऑर्बिटल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। Mn2+ 3d5 पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है, इसलिए Mn2+ के कंपाउंड्स कलर्ड हो सकते हैं। ये सही ऑप्शन हुआ। एंड नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन वेयर इट्स एटॉमिक नंबर इज 27 इज। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 27 हो, उसके डाई पॉजिटिव आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इनमें से कौन हो सकता है? 8.37 बोर मैग्नेटॉन, 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 6.92 बोर मैग्नेटॉन या 1.44 बोर मैग्नेटॉन। तो सबसे पहले हम लोग M का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ आर्गन, और उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d7 4s2। टोटल 27 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें 18, 2 20 और 7 27। यदि M2+ का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, D में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और D सबसेल में 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स में 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6ठा और 7वां इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक फार्मूला होता है √n × n+2 Bm, जहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 है, इसलिए n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 × 3+2 Bm। दिस इज 3+2 यानी 5, 5 3 15, 15 का स्क्वायर रूट Bm और 15 का स्क्वायर रूट होता है 3.87 Bm, इसलिए सही ऑप्शन बी हुआ, बी करेक्ट आंसर हुआ। Thank you for watching the video with patience and concentration. Please like and share
माई दिस वीडियो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल सके। और हम लोग अगले वीडियो में कुछ शेष बचे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू अगेन।